Hello friends, welcome for the today's session. Today we will be discussing UPSC Mains 2023 GS1 Geography questions in this session. So इस साल जो है out of 20 questions, almost half of the questions जो थे in some way they were related to geography. Means even if they are not core geography questions but they had some geography एलिमेंट इन इट. फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट एंशियंट इंडिया वाला क्वेश्चन था उसमें जोग्राफिकल फैक्टर्स एक्सप्लेन करने के लिए बोले गए थे. अगेन जोग्राफिकल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया बोला गया था. देन सेकंड जो रेलवेज वाला क्वेश्चन था जिसमें रेलवेज का इम्पैक्ट जो है वो पूछा गया था, तो वो भी समवेयर जो इंडस्ट्रियल रीजन से दुनिया के उससे रिलेटेड था. तो एक ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं पहले कि पिछले कुछ सालों में क्या ट्रेंड था ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का और कौन सी मेजर थीम्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो अगर आप पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखोगे तो अराउंड 70 to 75 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं. ठीक, तो लास्ट ईयर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे और इस साल जो है 2023 में अराउंड 70 to 75 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे. मेजर थीम्स जो होती है जनरली, जैसे फर्स्ट अगर आप मेजर थीम कोई मान लोगे, मतलब अगर एनालाइज करके देखोगे तो फर्स्ट थीम जो है आपका होता है फिजिकल ज्योग्राफी. इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस होते हैं. देन सेकेंड क्लाइमेट, कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटोलॉजी, मतलब किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट दूसरे जो फेनोमेनॉन्स है उनके ऊपर होता है, तो वो वाला एक क्वेश्चन हमेशा होता है मोस्टली. देन थर्ड जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन होता है. जैसे इस बार जो है वो वाटर रिसोर्सेज पे क्वेश्चन पूछा गया, मिनरल रिसोर्सेज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो रिसोर्सेज जो है इस बार फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का क्वेश्चन आया था. लास्ट ईयर भी किसी और पेपर में रिसोर्सेज के क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड. देन फोर्थ थीम है आपकी अर्बनाइजेशन. इस साल भी अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो सोसाइटी में मान रहे हैं हम लोग उसको, बट अर्बनाइजेशन एक थीम हमेशा होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है हमेशा. देन अगर फिफ्थ थीम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो है इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर आता है. सॉरी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अगेन वो जो रेलवेज वाला क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. अगर वो भी पता होगा तो उसके एग्जांपल बहुत सारे उस क्वेश्चन में आते हैं. तो ये मेजरली 5 थीम्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस हैव बीन देयर इफ यू लुक एट द ट्रेंड ऑफ पास्ट 10 years. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑल्दो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एंशियंट इंडिया में बोला जा रहा है, बट हमें यहाँ पे मेजरली फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो है इंडिया के, मतलब ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, बिकॉज ये इसमें एक ज्योग्राफी के एलिमेंट्स हैं जिसका यूज करके हम लोग ये आंसर दे सकते हैं. तो इसलिए हम लोग इस क्लास में ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. ठीक, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, फर्स्ट फॉर 150 वर्ड्स. एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया. Explain the role of geographical factors towards the development of ancient India. Okay, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कीवर्ड्स देखने हैं. एक्सप्लेन, दूसरा आपका मेजर हो गया ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया. ओके, एक्सप्लेन करना है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने कैसे डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया को एक्सप्लेन किया. तो इसके लिए आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए,
जो अपने एनसीईआरटीज में, और ये क्वेश्चन मेजरली एनसीईआरटीज में डिस्कस किया गया है। हिस्ट्री के एनसीईआरटीज आप अगर पढ़ोगे तो उसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, बट स्टिल मतलब यू कैन गेट एन आइडिया दैट हाउ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आर इम्पैक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। और इसमें 2-3 चीजें हैं, जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का रोल पूछा है, इसमें आप लोग एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में भी लिख सकते हो कि किस तरीके से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो लोगों के सोसाइटी के ऊपर, कल्चर के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, जो उस टाइम का जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर किस तरीके से अवेलेबल ज्योग्राफिकल रिसोर्सेस या फैक्टर्स ने इम्पैक्ट किया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली हम लोग इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो है उनको एज एग्जांपल ले सकते हैं, बिकॉज अगर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात हम लोग करने लगे तो इवन प्रिमिटिव लाइफ जो थी आदि मानव से लेके मतलब डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया तक काफी सारे एग्जांपल्स है, काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं, जैसे भीमबेटका केव्स वगैरह, उनका एग्जांपल दे सकते हैं। बट मेजरली अब हमें वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन इन 150 मार्क्स, 150 वर्ड्स, तो हम कुछ ब्रॉड लेवल पे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जो हम लोग आंसर में डिस्कस कर सकते थे। इसमें सबसे, अगर हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करें तो सबसे पहला जो हिमालय रेंजेस जो है हमारी, ट्रांस हिमालय से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, तो हिमालयस ने हमें सदियों से प्रोटेक्ट किया है इंडियन मेनलैंड को, इसीलिए हमारा कल्चर जो है वो बाकी देशों से अलग है। प्रोटेक्ट किस तरीके से किया है, जो साइबेरियन कोल्ड विंड्स थी तो वो हिमालयस की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, इसलिए वो इंडियन मेनलैंड की तरफ नहीं आएगी। अगर साइबर कोल्ड विंड्स अगर यहाँ पे आ जाती इंडियन मेनलैंड में तो क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर रेट तैयार होता। अगर यहाँ पे हाई प्रेशर होता तो मॉनसून जो है, जो इस प्रिंसिपल पे चलता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स आती है, तो अगर लैंड से सी की तरफ विंड्स जाती तो लैंड में कोई मॉइस्चर लेके वो विंड्स नहीं जाती, तो क्या होता कि यहाँ पे जो है इंडियन मेनलैंड में बारिश उतना एक्सटेंड तक नहीं होता जितना अभी करेंटली होता है। देन अगेन मॉनसून विंड्स जो है, तो मॉनसून विंड्स जो है वो इस तरीके से जाती है, हिमालयस उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ओके, अगर हिमालयस नहीं होते तो मॉनसून का पैटर्न भी कुछ डिफरेंट होता और मॉनसून विंड्स भी जो है वो इस रीजन की तरफ जाती, तो उतना इफेक्टिव रेनफॉल इस एरिया में नहीं हो पाता। अगेन हिमालयस आर सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स, जैसे गंगा हो गया, इंडस रिवर का मेजर सोर्स है। बहुत सारी जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है वो हिमालय से ही ओरिजिनेट होती है, और इवन ये जो रिवर से अपने साथ जो सिल्ट लाती है, तो इससे जो रिवर बेड्स है वो क्या है, फर्टाइल प्लेन्स के रूप में तैयार हो गए हैं, जो कि एग्रीकल्चर के लिए लोगों ने यूज किया। ओके, अगेन हिमालयस ने हमें फॉरेन इन्वेजन से प्रोटेक्ट किया है, ये तो सब लोग जानते हैं कि हिमालयस ने हमें फॉरेन इन्वेजन से प्रोटेक्ट किया है। हाँ, जब महाजनपदास या जब उस टाइम पे एंशिएंट जो हमारी कल्चर था वो डेवलप हो रहा था, एक पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में जिस तरीके से डेवलप हो रहा था डिफरेंट एम्पायर्स में, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता अगर कंटिन्यूस फॉरेन इन्वेजन्स इंडिया में आते, तो हम लोग अपना कल्चर जो है वो हम लोग प्रिजर्व नहीं कर पाते। कल्चर मान लीजिए, कोई पॉलिटिकल सिस्टम मान लीजिए, तो वो इन्वेड मतलब वैल्यूज बिलीफ्स जो है वो नहीं प्रिजर्व हो पाते। तो एक तरीके से हिमालयस ने मतलब हमारी एक कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो प्रिजर्व करने में हेल्प की है। बट हाँ, कुछ आक्रमण जो है वो हुए थे खैबर बोलान पास है, खुरम पास है, जैसे अलेक्जेंडर जो है वो स्वेट वैली से आया था, तो उस तरीके के इन्वेजन्स हुए हैं सेंट्रल एशिया से, बट वो एक लिमिटेड एक्सटेंट की वजह से हुए। अगेन मतलब अलेक्जेंडर की आर्मी ऐसा माना जाता है कि बिकॉज मतलब जोग्राफिकल टेरेन जो था वो इतना डिफिकल्ट क्रॉस करके फिर इंडिया तक आई थी, तो उनके सोल्जर्स जो है वो एक टाइम पे मतलब दे वर टायर्ड, और फिर उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अटैक करना मना कर दिया, मतलब काम करना मना कर दिया था, एंड दे वेंट बैक। तो इस तरीके से जो डिफिकल्ट ज्योग्राफी है, टेरेन्स है, उन्होंने एक रोल प्ले किया इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी सेव करने में।
देन अगेन सी, ओशन जो है, ओशन ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बिकॉज इतना बड़ा समुद्र क्रॉस करके इंडिया के ऊपर आक्रमण करना, उस टाइम पे किसी के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि यहाँ पे आक्रमण करे कोई फॉरेन कंट्री आके। तो एक ओशन ने भी एक तरीके से क्या किया है, हमें इट एक्टेड एज अ नेचुरल बैरियर। अगेन यहाँ पे आप अगर देखोगे तो डेजर्ट है, तो डेजर्ट जो है, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं, तो थार डेजर्ट का एक मेजर रोल है कि जो इंडस रीजन जो है, मतलब इंडस रिवर, सिंधु नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है, उनके यहाँ उस एरिया में कल्चर अलग था, और जो गैंगेटिक प्लेन्स है उनमें कल्चर अलग था। तो एक कल्चरल डिवाइड जो है वो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस द डेजर्ट। तो वहाँ पे अगर नेचुरल कंडीशंस भी अलग है, आप अगर गैंगेटिक रिवर्स का बात करेंगे तो वहाँ पे वैलीज, मतलब डीप गॉर्जेस, वो सब बहुत ज़्यादा है। अगेन फिर प्लेन एरिया आएगा जो डेजर्ट का है, और उसके बाद फिर इंडस रिवर का जो जहाँ से बह रही है, तो वो वाला रीजन आएगा। तो अगेन एक जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, डेजर्ट, उसने एक मेजर रोल प्ले किया है यहाँ पे। देन रिवर प्लेन्स, जैसे कि मैंने बोला कि रिवर प्लेन्स जो है उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया है, बिकॉज रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करती है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल करती है। देन अगेन रिवर्स जो है वो एक नेचुरल बैरियर होती है, मतलब नेचुरल प्रोटेक्शन हमें मिलता है कि कोई रिवर क्रॉस करके आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इसलिए इस वजह से कुछ जो महाजन पदार्थ थे तो वो नेचुरली वो प्रोटेक्ट हो रहे थे। अगेन रिवर्स जो फर्टाइल, मतलब जो सिल्ट लाती है, तो सिल्ट डिपोजिशन की वजह से वो जो एरिया होता है एग्रीकल्चर के लिए, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है उस एरिया में। बिकॉज सबसे अच्छी सॉइल अगर जो मानी जाती है, सिल्ट लोम जो सॉइल जो मानी जाती है, कि जिसमें एम्पल डिस्टेंस होता है टू पार्टिकल्स के बीच में, तो जो वहाँ पे फिर वाटर भी, मतलब इन दैट पर्टिकुलर सॉइल एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है, एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, एम्पल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी होते हैं, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। देन अगर हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात करेंगे, तो देयर इज अ कल्चरल डिवाइड इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया एज वेल, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्थ इंडियन लोगों को पता ही नहीं था कि साउथ इंडिया का कल्चर कैसा है। मतलब दे वर मोस्टली अनअवेयर अबाउट द कल्चर एंड लाइफ ऑफ पीपल, बिलीफ्स जो थे, रिलीजन, उस टाइम पे रिलीजन का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। उस टाइम पे सेक्ट जो होते हैं, डिफरेंट सेक्ट बिलीफ्स, वो फॉलो करते थे, और किसी और धर्म को मानना उस टाइम पे कोई पाप नहीं था। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन दूसरे फेथ का है तो उसको भी सेम रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो बट स्टिल, मतलब जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो कल्चर था वो उस टाइम पे डिफरेंट था। और कभी कुछ एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसा मेंशन भी है कि जो यमुना के साउथ का जो रीजन था वो कुछ इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट में प्रेजेंट ही नहीं, मतलब उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है, क्योंकि पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर रीजन। तो ऐसा क्यों था कि आप यहाँ पे देखोगे विंध्यास, सतपुराज है, जिन्होंने एज ए नेचुरल बैरियर उन्होंने एक्ट किया है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस रीजन एंड देन कम टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। अगेन यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू जो है, यहाँ पे मोस्टली आपको कार्व्ड केव्स मिल जाएंगी। जो रॉक कट टेम्पल्स है तो साउथ इंडिया में ज़्यादा है, बिकॉज इट वॉज ईजी टू कट दी रॉक, बिकॉज पूरा मतलब रॉक का जो स्ट्रक्चर है इग्नियस रॉक्स की वजह से इट वॉज इजीली अवेलेबल। अगेन जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर पोर्ट्स थे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे लोथल था, लोथल मतलब जब आईवीसी की अगर बात करोगे तो लोथल साबरमती रिवर के मतलब इट वॉज अ रिवर, क्या बोलते हैं, माउथ पे था लोथल जो है। और कोस्टल एरिया से ट्रेड, जो ग्रीको रोमन ट्रेड जो है, इट वाज पॉसिबल कि ऐसे हमें एविडेंसेस मिले हैं कि उस टाइम पे जो है
कि ट्रेड होता था इंडिया में और रोमन कंट्रीज, ग्रीको रोमन कंट्रीज में, जैसे स्पाइसेस का ट्रेड होता था या फिर दूसरे भी जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस है उसका ट्रेड होता था। और इंडिया में काफी मतलब गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, मिनरल्स जो है तो वो भी काफी इजीली एक्सेसिबल थे। तो उस वजह से जो है वो हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स बनाते थे तो दोज वर आल्सो इजीली, मतलब वी वर एबल टू ट्रेड विद द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगेन जो कोस्टल एरियाज है इनका भी कल्चर पे एक इम्पैक्ट है, एक डिफरेंट इम्पैक्ट है। आप अगर कोंकण रीजन में जाओगे तो कोली ट्राइब जो होती है, कोली ट्राइब्स मतलब मेजरली दे आर डिपेंडेंट ऑन फिशरीज। तो नारणी पूर्णिमा जहाँ वहाँ पे जो सेलिब्रेट होती है वो एज अ राखी भी सेलिब्रेट होती है इंडिया के दूसरे पार्ट्स में। ठीक है, वी विल कम टू दैट पार्ट, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस फिजियोग्राफिक डिविजन हियर। अगेन यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट था तो ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड था इस रीजन से, मेनलैंड से, और इसलिए आज भी नॉर्थ ईस्ट के जो कल्चर है उनकी एक अलग से यूनिक आइडेंटिटी है। ओके, देन वी हैव कवर्ड ऑल दी मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हियर। तो अभी हम पहले तो हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात कर ली यहाँ पे। अब हम ये देखते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में हम मानसून की भी बात कर सकते हैं। मानसून जो था, बिकॉज ऑफ मानसून, मतलब जब भी मानसून आता है तो आप देखोगे कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में काफी सारे फेस्टिवल्स होते हैं। फिर मानसून आने के बाद जैसे श्रावण मंथ में होता है तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट छठ पूजा वगैरह होती है, किसी ना किसी फॉर्म में पूजा होती है। देन महाराष्ट्र में एक बैल पोड़ा होता है जिसको ओनम वगैरह बोला जाता है, कि जो आपके कैटल्स होते हैं तो उनकी पूजा की जाती है, बिकॉज उनको जो है वो साल भर वो काम करते हैं खेतों में। तो मतलब इस तरीके के मानसून की वजह से एक तो हमारी जो मेजरली इकोनॉमी जो है वो पूरा मानसून के ऊपर डिपेंडेंट थी उस टाइम पे भी। तो मतलब एक गेस्चर था मतलब लोगों का टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल दिस नेचुरल फैक्टर्स जो हमारे कल्चर में जो है वो इंड्यूस हो गया है। तो अगर हम ब्रॉडली कुछ पॉइंट्स लिखेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बाद रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो फर्स्ट अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हम लोग इसमें कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि कितने पैसे, कितना रुपीज और कितना डॉलर्स आपने मतलब कितने लोगों पर कैपिटल इनकम, इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं मेजर करते। उस टाइम पे जो था कि जो अन्न वस्त्र निवारा, ये जो 3 चीजें हैं, तो क्या आप कंफर्टेबली ये 3 जो बेसिक नीड्स है उनको अवेल कर सकते हैं। तो हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस टाइम पे हुआ था बिकॉज जो हमारे गंगा के फर्टाइल प्लेन्स थे या फिर इवन जो डेक्कन प्लेटू था तो उसका सॉइल भी काफी ज्यादा फर्टाइल था, एम्पल अमाउंट में वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल थे। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। और जब भी अब कोई स्टेट, पहले इंसान जो है वो नोमैडिक था, उसके बाद उसने एक जगह पे रहना स्टार्ट किया, और जब उसने एक जगह पे रहना स्टार्ट किया तब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, ऐसा बोला जाता है। तो फिर स्टेट्स जो है, मतलब एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है, तो जब तक आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई है तो तब तक एक स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी नहीं बन पाता है। तो उस टाइम पे जो है जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो ज्यादा स्ट्रेंथन क्यों हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से काफी अच्छे टैक्सेस मिल जाते थे, सरप्लस प्रोडक्शन था वो जो ट्रेड कर दिया जाता था। देन हमारे इंडियन सोसाइटी में मतलब वर्क्स डिवाइड कर दिए कि जैसे कुम्हार है तो कुम्हार है, लोहार है, तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। तो वो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता था कि एक दूसरे के ये जो सभी कार्य थे वो पूरक थे एक दूसरे के लिए, कि किसान जो है वो अन्न दे रहा है, देन पॉटर जो है वो जो किसान को जो चाहिए वो दे रहा है, देन लोहार जो है वो किसान को हल बना के दे रहा है। तो ये सब जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। देन इससे जो टैक्सेस मिलते थे गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट्स को उस टाइम पे, तो दैट इज हाउ स्टेट्स स्ट्रेंथन। तो इस तरीके से उस टाइम के राजा महाराजाओं के पास इतना वेल्थ आया, इस तरीके से वो लोग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो स्ट्रेंथन कर पाए। तो दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद आपका सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में आप बात कर सकते हो।
सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हो। जैसे आप एंशियंट इंडिया का अगर देखोगे तो सारे मोस्टली मेजरली महाजन पदार्थ जो थे महाजन पदार्थ आप इस रीजन में देखिए, यहाँ पे मगध है, तो मोस्टली जो गंगा के जो रिवर्स का फर्टाइल प्लेन है तो उसमें महाजन पदार्थ मोस्टली है। तो एग्जाम्पल आपके तौर पर आप अगर मगध लोगे तो मगध के 2 कैपिटल्स थे, राजगृह और पाटलिपुत्र। तो राजगृह जो था पहले तो मतलब ये महाजन पदार्थ एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे, उनके बीच में मतलब लैंड सबसे ज्यादा लैंड क्लेम करने के लिए लड़ाइयाँ होती थी एक दूसरे से। और इसमें आप अगर देखोगे कि मोस्टली जो भी उस टाइम पे गुप्तास को ले लीजिए या मौर्यास को ले लीजिए, जितने भी मेजर डिनास्टीज हुई है, दे कुड नॉट रूल साउथ इंडिया बिकॉज ऑफ द बैरियर एज आई सेड कि विंध्याचल और सतपुरास एंड देन डेक्कन प्लेटू, एंड वहाँ पे यहाँ पे जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो टेरेन जो था वो इतना इजी नहीं था, डिफिकल्ट टू क्रॉस, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस। तो इसलिए जो मेजर डिनास्टीज है वो मोस्टली उनका एक्सटेंशन जो है वो नॉर्दर्न पार्ट्स में हुआ है इंडिया के। देन यहाँ पे जो मगधा था उसका राजगृह कैपिटल जो था इट वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, तो वो इन्वेड करने के लिए काफी डिफिकल्ट था। और अगेन पाटलिपुत्रा जो है वो गंडक और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे है। पाटलिपुत्र को जलदुर्ग भी कहा जाता था क्योंकि अगर किसी एनिमी को अटैक करना है तो उसको कैपिटल के ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा, और कैपिटल के ऊपर अगर मतलब कैपिटल के ऊपर जो आक्रमण होगा तो वो सबसे डिसीजिव होता है। बट अगर आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाती है तो आपका स्टेट भी सिक्योर रहता है, ये माना जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट। अगेन मगध के पास काफी ज्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे, फॉरेस्ट में से मिनरल्स मतलब फॉरेस्ट रीजन्स में माइंस भी थी, तो जो भी वुड मिलता था, वुड टिम्बर जो भी मिलता था तो वो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए यूज होता था। अगेन वेपन्स तैयार करने के लिए यूज होता था। देन एम्पल अमाउंट में एलिफेंट्स भी मिल जाते थे फॉरेस्ट से। तो इस तरीके से जब भी वॉर होती थी तो इनके पास ये एक उनका खुद का एक एडवांटेज था कि किस तरीके से उनकी आर्मी के पास जितने ज्यादा हथियार थे या किस तरीके से रेडी थी उनकी आर्मी। तो ये इस तरीके से सोशो पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी ज्योग्राफी का हम लोग मान सकते हैं इसमें। देन थर्ड आता है कल्चरल इम्पैक्ट, जो उस समय से आज तक भी है, एंशिएंट इंडिया से लेके आज तक भी हमें काफी कल्चरल इम्पैक्ट मिलता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का। तो उस टाइम पे एक जैसे मैंने पहले बोला कि जो भी नेचुरल फैक्टर्स थे जैसे सूर्य हो गया, देन पवन देवता, मतलब हम लोग मानते थे कि ये जो भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, नेचुरल फैक्टर्स है, तो उनका मेंशन हमारे पुराणों में है, उपनिषदों में है कि उनको मतलब हम लोग, और हमारे डिफरेंट फेस्टिवल्स भी होते हैं कि किस टाइम पे सूर्य की पूजा की जानी चाहिए। देन देर आर मतलब फेमस जैसे चालीसास भी होती है जो लोग गाते हैं, जैसे सूर्य चालीसा वगैरह, तो वो भी मंत्र पढ़े जाते हैं टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दी ऑल दिस जो मेजर फोर्सेस है यूनिवर्स के उनकी तरफ। तो ये एक फैक्टर हो गया कि हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है। देन अगेन डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो है उनका मेंशन है, जैसे सौराष्ट्र का मेंशन है, खांडोप्रस्थ का मेंशन है महाभारता में, श्रीलंका का मेंशन है, देन सुमेरु पर्वत का मेंशन के बारे में मेंशन किया हुआ है। और जब ये आप अगर ये टेक्स्ट देखोगे तो वहाँ का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, तो एग्जैक्टली वो आज के भी ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन से मैच होता है। जैसे खांडोप्रस्थ के बारे में बोला जाता है कि ये काफी डेंस फॉरेस्ट था, और मध्य प्रदेश में आप देखोगे मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है या महाराष्ट्र की बॉर्डर पे जो है ये आज भी काफी डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। देन अगेन उस टाइम पे जो ट्राइब्स थी वो कम्प्लीटली अर्बन सेंटर्स से आइसोलेटेड थी, तो वो उन ट्राइब्स का भी अलग एक कल्चर था, वो भी आज तक प्रिजर्व हुआ है। अगेन इसमें हम लोग एक और हमारे ऊपर कल्चरल इम्पैक्ट है, जैसे बहुत सारी सैक्रेड रिवर्स है, जैसे गोदावरी को साउदर्न गंगा माना जाता है। तो महाकुंभ मेला जो होता है वो आप देखोगे कि कहाँ पे होता है महाकुंभ मेला, तो मेजर जो रिवर के जो जैसे गंगा नदी है या गोदावरी नदी है तो उनके एक स्पेसिफिक सेंटर्स है, तो वहाँ पे महाकुंभ मेला मतलब लिया जाता है। और जैसे गंगा रिवर जो है
उसके ऊपर जो भी मेजर अर्बन सेंटर्स है, जैसे काशी हो गया, तो लोग उन मेजर अर्बन सेंटर्स को विजिट करने के लिए आज भी जाता है, क्योंकि ये काफी सेक्रेट माना जाता है कि उनके पाप धुल जाएंगे अगर वो गंगा के पानी में नहाएंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से कल्चरल इम्पैक्ट हमारे ऊपर हुआ है। तो 150 वर्ड्स में ही आपको एग्जाम्पल्स लिखने थे, तो आई थिंक दिस डिस्कशन विल प्रोवाइड एम्पल कंटेंट फॉर राइटिंग दिस आंसर। और एंड में आप कंक्लूजन जब लिखोगे तो कंक्लूजन में आपको आप यही लिख सकते हो कि एक तो आप एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट भी लिख सकते हो कंक्लूड करते हुए, या तो यू कैन जस्ट कंक्लूड दैट कि दिस इज हाउ देयर हैव बीन major impact of geographical factors on the development of ancient India, and this impact to some extent is still there in today's world. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज अगेन फॉर 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स में लिखना है। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। क्या करना है, हमें डिस्कस करना है। डिस्कस करेंगे मतलब क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि क्या सच में कॉन्सिक्वेंस है तो क्या कॉन्सिक्वेंस है और उसको टैकल कैसे कर सकते हैं। तो ये सब हमारे डायमेंशन होने चाहिए लिखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज को असर्ट कर सकते हैं। आइदर वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का डेफिनेशन सिंपली लिख सकते हैं और अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन सी है ये आपको नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए कि एग्जांपल में किसी यूरोपियन कंट्री का लिख दिया एग्जांपल, तो दैट विल बी फैक्चुअली रॉन्ग। आप कुछ फैक्ट्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे फूड पॉलिसी रिपोर्ट मेंशन कर सकते हो। Then you can mention food security index as well. Okay. Again, मतलब यहाँ पे कुछ फेमस फैक्ट्स होते हैं जो जनरली यू शुड नो दैट अभी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो आया था 2022 का, तो उसमें ऐसा मेंशन है कि जो टॉप 10 कंट्रीज है उसमें से 8 जो है वो यूरोपियन कंट्रीज है। और यूरोपियन कंट्रीज भी मेजरली वो मतलब कंट्रीज है दोज विच आर नॉट इन ट्रॉपिक्स। आप हम लोग मैप अगर देखेंगे वी कैन इजीली आइडेंटिफाई हियर। ओके, तो ये एक फैक्ट आप मेंशन कर सकते हैं, अपना जो आर्गुमेंट है उसको ज्यादा असर्टिवली बोल सकते हैं कि जो फूड क्राइसिस है उसके फैक्ट्स में कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है। और एक और फैक्ट ये भी है कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती है ना, तो यहाँ पे मेजरली पॉपुलेशन जो है ये ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे मेजरली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर लाइवलीहुड। और ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही ये देखा गया है कि जो मतलब मेजरली ये डेवलपिंग कंट्रीज है और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है, बिकॉज जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स है, चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स जो है वो सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज में मेजरली हो रहे हैं, जिस साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा बढ़ गई है। बट और वो भी मतलब मेजरली जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है उनके ऊपर मतलब इट्स लाइक वेरी वेल नोन फैक्ट कि जो जिन कंट्रीज के जो कंट्रीज को सी की बॉर्डर है तो वहां पे ज्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं और वो भी मेजरली ट्रॉपिकल कंट्रीज के। तो इस वजह से जो है वो क्रॉप्स जो है जो फूड प्रोडक्ट्स मतलब फूड क्रॉप्स जो है वो मेजरली खराब हो रहे हैं। ये तो हम ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, देन हम लोग को वी नीड टू एक्सप्लेन कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है रीजन वाइज वी कैन एक्सप्लेन कि किस तरीके से फूड सिक्योरिटी यहाँ पे इम्पैक्ट हो रही है। अगर हम लोग साउथ अमेरिका की बात करेंगे
यहाँ पे ब्राज़ील में फ्रॉम 2012 टू 2017 एक बहुत ही सीवियर ड्रॉट आया था, जहाँ पे फूड प्रोडक्शन जो है, फूड क्रॉप्स जो है वो सीवियरली इम्पैक्ट हुई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया था। देन अगर आप पेरू का एग्जांपल लेते हो, तो पेरू कंट्री में जो ग्लेशियर्स है, तो ग्लेशियर्स ड्यू टू मतलब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं। और ये जो ग्लेशियर्स का पानी जो था, इट वाज यूज्ड फॉर द फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब एग्रीकल्चर के लिए ये पानी फ्रेश वाटर यूज होता था। बट ड्यू टू लाइक डिक्लाइन इन ग्लेशियर्स वॉल्यूम, मतलब पानी मेल्ट हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फ्रेश वाटर जो है वो कम अवेलेबल हो रहा है इन कंट्रीज को। देन अगर हम अफ्रीका की बात करें, यहाँ पे नाइजीरिया, आपने कभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो नाइजीरिया सबसे बॉटम वाली कंट्रीज में आता है, और इथियोपिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी काफी ज्यादा जो है ड्यू टू ड्रॉट कंडीशंस, और क्रॉप्स यहाँ पे बहुत लाइक कैश क्रॉप्स वगैरह नहीं लिए जाते हैं, बट जस्ट नॉर्मल जो फूड क्रॉप्स है, सोरगम, ज्वार, बाजरा, इस टाइप्स की जो क्रॉप्स है वो लिए जाती थी। बट उनका भी प्रोडक्शन जो है वो रिसेंटली देखा गया है कि कम हो गया है। देन हम अगर साउथ एशिया की बात करेंगे, तो इंडिया में लास्ट ईयर अगर आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि हीट वेव्स आई थी, जिसकी वजह से व्हीट और राइस का प्रोडक्शन जो है वो सीवियरली इम्पैक्ट हुआ था, और गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिए गए थे। तो अगर मान लीजिए कि जो हमारा जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है वो दूसरे कंट्रीज में जाता है, अगर वो लोगों को अवेलेबल नहीं होगा, मतलब अगर फूड हर जगह दुनिया में हर जगह पे फूड क्रॉप्स नहीं ली जाती है, तो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, तो कहीं से वो एक्सपोर्ट होता है। तो अगर मान लीजिए कि मेजर कंट्रीज अगर अपना एक्सपोर्ट ही बंद कर देंगे, तो फूड का अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। देन बांग्लादेश की अगर बात करें, तो मेजरली पैडी फील्ड्स जो है उसमें सी वाटर लेवल जो है वो राइज होने की वजह से पैडी फील्ड्स में जो है सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो गया है, इस वजह से भी पैडी फील्ड्स खराब हो गई थी। सेम प्रॉब्लम इज देयर इन साउथ ईस्ट एशिया। वियतनाम और इंडोनेशिया में सेम प्रॉब्लम है, और यहाँ पे सिर्फ पैडी फील्ड्स नहीं बट दूसरे भी जो भी मतलब जो कोस्टल एरियाज पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, तो वो भी सीवियरली इम्पैक्ट हुई है बिकॉज ऑफ सी वाटर इंट्रूजन। बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी वाटर लेवल जो है वो राइज होने लगा है। तो दिस इज हाउ लाइक फूड सिक्योरिटी इज एट रिस्क मेजरली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, तो हाउ वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम? ओके, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम वी नीड टू फाइंड सोल्यूशन एज वेल, दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सिविल सर्वेंट, कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिया जाता है तो आप, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी देयर बट यू नीड टू फाइंड द सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? ये मतलब काफी जनरल क्वेश्चन है, बट आपको इसके बारे में काफी स्पेसिफिक, यू नीड टू नो सम स्पेसिफिक फैक्ट्स। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपको फूड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए और न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट अगर आप मेजर ले सकते हैं, उसमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग वाला आएगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्यों? क्योंकि हमारे जो रिसेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू गिव सम फंड्स टू डेवलपिंग कंट्रीज सो दैट दे कैन टैकल विद दिस प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो रियलिटी है और उसको टैकल करना पड़ेगा, बट उसको एक साल में आप टैकल नहीं कर सकते, इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। और उसके लिए लाइक हमें जो सॉल्यूशंस है, वी नीड टू अडॉप्ट सच एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस which will not hamper much for our agricultural crops.
फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है ड्रॉट टॉलरेंट स्पेसिस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। बट उसके पहले जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है उसका यूज कहाँ पे करेंगे? किसानों को किसानों को हम लोग कुछ सब्सिडीज दे सकते हैं ताकि वो अपने लिए कुछ फार्मिंग इक्विपमेंट्स ले ले। देन हम लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग वाटर अवेलेबिलिटी मतलब वाटर रिस्टोरेशन के लिए जो प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं उसमें ये जो फंड्स है वो यूज कर सकते हैं। देन सेकेंड इज second will be your genetic engineering। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अगेन हम लोग ड्रॉट प्रोन जो वैरायटीज है वो लॉन्च कर सकते हैं ताकि जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स की वजह से। रिसेंटली एक आप हार्वेस्ट प्लस प्रोग्राम का भी एग्जांपल दे सकते हो। हार्वेस्ट प्लस प्रोग्राम ये काफी अच्छा एग्जांपल है, अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। ICAR प्लस कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसमें जो है 20+ अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। तो हार्वेस्ट प्लस प्रोग्राम में क्या किया गया है? बायोफोर्टिफाइड फूड क्रॉप्स जो है वो उनके लिए रिसर्च की जा रही है और कुछ क्रॉप्स उन्होंने कर भी दिए हैं क्रिएट जो बायोफोर्टिफाइड है। बिकॉज एज आई सेड कि फूड सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ फूड अवेलेबिलिटी पे नहीं है बट इट शुड बी न्यूट्रिशनल ऑल्सो। देन थर्ड जो है जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है बिकॉज जो एग्रीकल्चरल एरिया है उसके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेन है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादा हम लोग एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एक साल में 3 या 4 क्रॉप्स लेते हैं, उसकी वजह से सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम होता जा रहा है। तो उसको रिस्टोर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बारे में किसानों को हमें एडुकेट करना होगा। उसके लिए जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है उनको हमें अडॉप्ट करना होगा। ठीक है, तो रिस्टोरिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ये हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन बहुत सारे दूसरे इनिशिएटिव्स है, जैसे हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो करनी होगी। जैसे वाटर का जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उनका यूज जो है वो जुडिशियसली करना होगा। कि हमें मान लीजिए कि कोई एरिया जो है वो ड्रॉट प्रोन एरिया है, बट अगर वहाँ पे हम जैसे महाराष्ट्र का विदर्भा ले लीजिए, तो वहाँ पे अगर हम लोग शुगर केन क्रॉप की खेती करेंगे तो वो तो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो वो वहाँ की इकोलॉजी के लिए भी अच्छा नहीं है और उस फार्मर के लिए भी इट वॉन्ट बी सस्टेनेबल। तो हमें जो ड्रॉट प्रोन एरिया है वहाँ पे ड्रॉट टॉलरेंट स्पेसिस लेनी चाहिए, उस तरीके की खेती लेनी चाहिए जिसमें वाटर का कम यूज हो रहा होगा। ठीक है, देन हम लोग मिक्स फार्मिंग प्रमोट कर सकते हैं। अगेन जो मोनोक्रॉपिंग है तो वो मोनोक्रॉपिंग करने के लिए सर्टेन लिमिटेशंस है, तो उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं फार्मर्स को, जिससे उनके फार्म की जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहे। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें। अगेन एक अवॉइडिंग फूड वेस्टेज, वो भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। फिर सो यू हैव टू राइट इट इन 150 वर्ड्स, so there is limitation for using the points. Now next question देखते हैं कि क्या है। Why is the world today confronted with a crisis of availability of access to fresh water? Now beginning में ही मैंने बोला था कि resources के ऊपर there have been questions in the past 10 years. Okay, तो इस बार जो आया है वो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन आया है। ओके, नाउ लास्ट ईयर ऑल्सो रिसोर्सेज पे एक क्वेश्चन था, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर ड्रॉप टू ड्रिंक। ठीक है,
तो जैसे कि हमें पता है कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के बारे में पूछा है जो ह्यूमंस मतलब डेली यूज के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। हम लोग उन वाटर मतलब ओशनिक वाटर रिसोर्सेज उन सब की बात नहीं कर रहे, बट हम लोग यहाँ पे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो जैसे जब आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, बहुत ही फंडामेंटल है कि ओनली 3% ऑफ मतलब इफ यू कंसिडर all the available water on the earth, only 3% is a fresh water resource जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। कंज्यूम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, जो अपनी डेली बेसिस पे जो नीड्स होते हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये क्राइसिस जो है वो क्यों है, ये पूछा है। तो आप इसको इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हो? इंट्रोडक्शन में आप या तो डेफिनेशन लिख सकते हो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की, और परसेंटेज मतलब सर्टेन फैक्ट्स अबाउट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की, कहाँ पाए जाते हैं, कितना परसेंटेज है, वो बता सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, ठीक है। तो हमें रीजंस बताने की व्हाई वर्ल्ड इज कन्फ्रंटिंग द क्राइसिस ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी। तो क्या पहले नहीं कर रही थी कन्फ्रंट फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी से, और आज ही क्यों कर रही है? ऑब्वियसली पहले भी ये स्ट्रगल रहा है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का, बट ये उन एरियाज में था वेयर वाटर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर नॉट इजीली अवेलेबल। जैसे कि कुछ ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, तो वहां पे ये स्ट्रगल हमेशा से रहा है, ठीक है। और ड्रॉट्स भी ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम क्लाइमेट चेंज मतलब जब से हुआ है तब से, बट दीज इवेंट्स हैव बीन दीज इवेंट्स आर नाउ मोर फ्रीक्वेंट, ओके, जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं। तो हमें रीजंस बताने हैं। अभी इंट्रोडक्शन हो गया, देन इन द रीजंस व्हाट यू कैन से, कुछ पॉइंट्स बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फ्रेश वाटर है वो ही इतना लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, और वो कहाँ पे होता है? या तो ग्लेशियर्स में होता है फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में होता है, या जो रेन वाटर आती है वो उसको अगर हम प्रॉपरली रिस्टोर कर सकते हैं तो वो भी हम लोग एज ए फ्रेश वाटर यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड है। ओके, देन सेकेंड क्या होगा? ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटी है कि मतलब कोई एरिया जो है अगर वो ऑफशोर विंड्स में आ रहा है, जहाँ पे मानसून विंड्स नहीं आ रही है, जहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रहा है, ड्रॉट या तो रेनफॉल हो रहा है बट इरेगुलर है, डेजर्ट एरियाज है। तो जैसे कुछ सहारा की कुछ मतलब इफ यू गो टू अफ्रीकन कंटिनेंट, तो कुछ कंट्रीज है जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, कुछ कंट्रीज में मतलब ओशन जो है वो उनके किनारे पे है, मतलब दे आर ऑन द यू नो, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डेजर्ट है, तो उनके पास सॉल्ट वाटर अवेलेबल है बट पीने का पानी नहीं है। और कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा अबंडेंस है फ्रेश वाटर का। जैसे मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते, बट जैसे मान लो कि हिमालय के कुछ एरियाज है, ईस्टर्न हिमालयाज, वहां पे अवेलेबिलिटी है फ्रेश वाटर का, बट उनको पॉपुलेशन इतना डेंस नहीं है, वो टेरेन जो है, जोग्राफिकल टेरेन जो है, इट इज इट्स नॉट सेम, मतलब काफी डिफिकल्ट टेरेन की वजह से पॉपुलेशन भी वहां पे बहुत कम होता है, तो उनको उतना पानी की जरूरत नहीं होती। तो दैट जोग्राफिकल डिस्पैरिटी जो है वो एक हम लोग पॉइंट बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या हुआ है कि फ्रेश वाटर का डिमांड बढ़ गया है और सीवेज वाटर इंक्रीज हो गया है। मतलब इवन जो फ्रेश वाटर था उसको भी हमने सीवेज के थ्रू पोल्यूटेड कर दिया है। तो इट वाज बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमने जो अच्छे वाटर जो था, जो ड्रिंकेबल वाटर था, तो उसको भी पोल्यूटेड कर दिया है अभी रिसेंटली। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट,
and industrial development. You can say population growth, industrial development. Urbanization. ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है. ओके, देन पॉपुलेशन ग्रोथ का आप एग्रीकल्चर से भी एक कनेक्शन बना सकते हो कि एग्रीकल्चर में जो है पहले भी फ्रेश वाटर यूज होता था, बट आजकल क्या हुआ है कि वी आर डूइंग इंटेंसिव फार्मिंग. इंटेंसिवली बहुत मतलब वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर. बोरवेल्स पहले इतने नहीं थे. बोरवेल्स पूरे गांव में 1 या 2 होती थी पहले, बट आप अगर आज जाओगे तो हर एक के खेत में बोरवेल बनी हुई है. तो मतलब कुएं होते थे और कुएं में एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर भी होता था उस टाइम पे. ग्राउंड वाटर मतलब हमेशा जो जिन एरियाज में रेगुलर बारिश होती थी, बट अभी ऐसा हुआ है कि डिस्पैरिटी आ गई है काफी. और इवन जो ग्राउंड वाटर जो है, जो शायद पहले कम डेप्थ पे मिलता था, अभी बहुत ज्यादा डेप्थ पे जाके फिर लोग फिर से मतलब फ्रेश वाटर का रिसोर्स खोजने की कोशिश कर रहे हैं. और उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि पहले माना जाता था कि कुएं का पानी बहुत फ्रेश होता है वगैरह, उसमें मिनरल्स मिक्स होते हैं तो मिनरल रिच भी होता है. बट आजकल क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग प्रैक्टिस में हम लोग वी हैव स्टार्टेड यूजिंग फर्टिलाइजर्स. तो फर्टिलाइजर्स जो जब एक्स्ट्रा बारिश होती है तो वो पानी कहीं ना कहीं सिपेज होके रॉक्स के अंदर से जाके वो ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है. तो उसमें भी ऐसा माना जा रहा है कि केमिकल्स का जो लेवल है वो बढ़ गया है जो ग्राउंड वाटर का है. वाटर पोल्यूशन मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद आप एक एग्रीकल्चर लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर में हम लोग एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं. ओके, देन यू कैन कंसीडर डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उस वजह से भी क्या होता है कि जब जो पेड़ों की जड़ें होते हैं ना, तो वो वाटर को होल्ड करके रखती है और फिर वो वाटर जो है वो नीचे से होके ग्राउंड वाटर में जाता है. लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है कि जो ऊपर का सॉइल है वो सॉइल इरोजन भी होता है एंड अगेन ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं होता है. तो डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन. ठीक है, तो इन सब वजह से ना क्राइसिस आया हुआ है. यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है. मतलब ये क्वेश्चन मतलब इफ आई से कि दिस क्वेश्चन इज इजी, इट्स ओके, आई कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज इजी, बट इसका ये जो एक इशू है फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी का, ये बहुत सीरियस है. ठीक है, तो इसके एन नंबर ऑफ रीजंस आ सकते हैं इसमें, बट अगेन दिस क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स. 150 वर्ड्स में लिखना है, तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जांपल्स अगर आपके पास, इफ यू हैव सम इंडाइसेस रिपोर्ट्स अबाउट इट, तो उसका फैक्ट्स आप मेंशन कर सकते हो उसमें. अगेन एक और चीज है इसमें कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था, उसमें बोला है कि जो पूरी दुनिया में जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है ना, उसका 70% जो है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है. और इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये जो रिसोर्स है वो काफी फास्ट डिप्लीट हो रहा है. okay? अभी देखते हैं सॉल्यूशंस कि हम लोग इस क्राइसिस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सॉल्यूशंस भी पता होंगे आपको, बट कुछ मेजर पॉइंट्स है वो हम लोग मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इम्पैक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज का भी काफी हुआ है फ्रेश अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. तो उसमें आप अगेन यू कैन यूज क्लाइमेट फंडिंग. आप क्लाइमेट फंडिंग यूज करके कुछ जो है वाटर रिसाइकलिंग के प्लांट्स टेक्नोलॉजी ढूंढ सकते हो, डिसैलिनेशन की टेक्नोलॉजी ढूंढ सकते हो. देन यूजिंग क्लाइमेट फंडिंग यू कैन डू अफॉरेस्टेशन. और अगेन जहाँ पे एग्रीकल्चर में भी कम से कम वाटर यूज करके अच्छे से प्रोडक्शन किया जा सके क्रॉप का, तो वैसी टेक्नोलॉजी आप ढूंढ सकते हो. तो क्लाइमेट फंडिंग का यूज आप कर सकते हो फॉर द फार्मर्स.
एंड रिसाइकलिंग पर्पजेस। देन सेकेंड आप बोल सकते हो यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, कम्युनिटी वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, जो ये काफी मतलब ट्रेडिशनल तरीका है कि सब सारे गांव के लोग जाके जहाँ पे रेन वाटर जो है वो कलेक्ट होता है तो वहाँ पे आप इस तरीके से ट्रेंचेस बना सकते हैं कि जहाँ पे जो वाटर है वो रुक के फिर जमीन के अंदर जा सके, ताकि सॉइल इरोजन ना हो। वाटर एक जगह पे रुकेगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत पहले 1948 में लॉन्च हो गया था आई गेस, तो उस तरीके के हम लोग यूज कर सकते हैं। देन जो रिवर वाटर्स है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स अप्लाई करने की जरूरत है, जहाँ पे रिवर वाटर को इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है और जहाँ से इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो रिवर्स में मिक्स हो रहा है, तो वहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। जैसे गंगा नमामि गंगे प्रोग्राम है, हमने लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, और उसमें बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है ताकि गंगा रिवर जो पहले सेक्रेड मानी जाती थी, इट वाज कंसिडर्ड एज अ फ्रेश वाटर रिसोर्स। मतलब ऐसा बोला जाता था कि गंगा का पानी इतना फ्रेश है कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे। मतलब इवन आज भी आजकल तो फ्रेश नहीं मिलता है, बट आप अगर देखोगे ना कि जो लोग गंगा मतलब हरिद्वार या जो लोग काशी गए हुए हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक मतलब उनके पास एक रहता है जैसे ग्लास की तरह एक ऐसे लोटा रहता है, उसको सील किया होता है, कॉपर का होता है, और इसके अंदर गंगा जल भरा होता है। तो दूर दराज के इलाकों में जैसे मान लो कि कोई साउथ इंडिया से काशी जा रहा है या महाराष्ट्र से काशी जा रहा है, राजस्थान से जा रहा है, तो उन लोग को वो लोग ऐसे लेके जाते हैं कि भाई ये गंगा का जल है, तो वो इतना फ्रेश था। तो वी नीड टू क्लीन अवर रिवर्स, और रिवर्स क्लीन करने के लिए हमें बहुत सारे फंड्स यूज करके टेक्नोलॉजीज यूज करनी है कि ये किस तरीके से ये पोल्यूटेंट्स जो है वो जो पानी से जो है अलग हो पाएंगे। देन थर्ड इज इरिगेशन टेक्नोलॉजीज। स्मार्ट इरिगेशन टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज कर सकते हैं जिसमें आपका ड्रिप इरिगेशन आता है। देन एक और जो है आप कंजर्वेशन टिलेज जिसको बोलते हैं। ड्रिप इरिगेशन में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि फ्लड इरिगेशन से अलग होता है। ड्रिप मतलब ये प्लास्टिक का एक पाइप होता है, फिर उसमें ऐसे स्मॉल होल्स होते हैं एंड यहाँ से अगेन स्मॉल पाइप्स एक्सटेंड किए जाते हैं जहाँ पे आपका मान लीजिए कि यहाँ से ये वाटर रिसोर्स से पानी आ रहा है और ये प्लास्टिक के एक्सटेंडेड पाइप्स होते हैं, इनमें स्मॉल होल्स होते हैं ऐसे, और ये होल्स से अगेन एक एक्सटेंडेड छोटा सा पाइप होता है जो जहां पे क्रॉप है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी क्रॉप है, तो ये एग्जैक्टली जाके टारगेटेड एरिया पे इरिगेशन प्रोवाइड करता है, मतलब उस क्रॉप के इर्द गिर्द। और फ्लड इरिगेशन में क्या होता है कि मान लीजिए ये क्रॉप है, ये अगर क्रॉप होगी तो फ्लड इरिगेशन में क्या होता है कि इस पूरे एरिया में पानी को सिर्फ बहा दिया जाता है जमीन के। तो मान लीजिए क्रॉप यहाँ पे तो इतना ही पानी चाहिए, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो या तो वो इवोपरेट हो जाता है, क्रॉप को नहीं मिलता है, या तो फिर उससे वो जमीन के अंदर चला जाता है। तो अगेन इट इज अ वेस्टेड, मतलब टारगेटेड जो वाटर का यूटिलाइजेशन होता है वो नहीं होता है फॉर क्रॉप के लिए। तो और इवन फ्लड इरिगेशन में एक और चैलेंज क्या होता है कि अगर एक्स्ट्रा इरिगेशन हो गया तो नीचे से ड्यू टू कैपिलरिटी एक्शन नीचे से जो कैल्शियम या फिर मतलब सॉइल के जो अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और फिर सॉइल जो है वो खराब हो जाती है। देन अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग माइक्रो इरिगेशन यूज करते हैं कि जिसमें एक छोटा सा पाइप होता है जिसमें से और छोटे छोटे पाइप्स निकल के आते हैं और वो टारगेटेड एरियाज को इरिगेट करते हैं।
देन देयर इज कंजर्वेशन टीलेज ऑल्सो. कंजर्वेशन टीलेज अगर यूज करते हैं फार्मर्स, तो उसमें भी जो अवेलेबल वाटर है वो इवोपरेट नहीं होता है, वो मतलब इट रिटेन्स इनटू द सॉइल फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड. तो ये एक टेक्नोलॉजी, इरिगेशन टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं. देन अदरिंग टू दी वाटर न्यूट्रलिटी स्टैंडर्ड्स, अगेन हम लोग एक और चीज कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट तो पता ही है सबको. तो अभी करंटली जो है इंडिया में कैपेसिटी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ओनली 6% है. यानी कि जो रेन वाटर होता है उसको अगर हम लोग स्टोर कर सके फॉर द रेगुलर यूज, तो हम लोग जो नल से पानी आता है उसका यूज कम कर सकते हैं. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है इंडिया में, सिंस इट कम्स इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज. बट हार्वेस्टिंग उतना नहीं हो रहा है, तो हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज कम पैसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर कर सके, तैयार कर सके, ऐसे टेक्नोलॉजीज पे हमें काम करना चाहिए. तो ये आपके पॉइंट्स हो गए 4-5. कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि यस, इट इज ट्रू दैट क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस टू फ्रेश वाटर इज देयर, बिकॉज जोग्राफिकल डिस्पैरिटी की वजह से पहले से ही था, बट आजकल जो है उसका सीवियरिटी जो है वो इंक्रीज हो गया है. तो यस, इट इज देयर, बट वी नीड टू लर्न टू टैकल दिस, बिकॉज अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, फ्यूचर के जनरेशन्स को रिसोर्सेज जो है वो एम्पल अमाउंट में मिले, इसके लिए हमें क्या है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ, आप ऐसे डायग्राम से बना सकते हो क्वेश्चन में, जिससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है वो आप दिखा सकते हैं कि आइस कैप्स में कितना है, ग्राउंड वाटर्स में कितना है, रिवर्स और एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर में कितना है. तो ये जो डिटेल्स है, यू कैन शो दिस डिटेल्स, बिकॉज ज्योग्राफी में विदाउट डायग्राम्स just explanations won't work, so you need to have some diagrams, such type of facts you need to always mention. Okay, next question देखते हैं अभी. How are the fjords formed? Why do they constitute some of the most picturesque areas of the world? Okay, नाउ ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कोर फिजिकल ज्योग्राफी का. तो फिजॉर्ड्स क्या होते हैं? लैंडफॉर्म्स पे हमेशा क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों में, और दिस ईयर आल्सो फिजॉर्ड्स क्वेश्चन वाज देयर. फिजॉर्ड्स एक काफी इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी उतना ही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि फिजॉर्ड्स क्या होते हैं, किस वजह से वो बनते हैं. और फिर यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई दे कंस्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चर्स्क एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. तो इसका आंसर भी काफी इंटरेस्टिंग है. तो देखते हैं. फिजॉर्ड्स जो होते हैं बेसिकली, मतलब पॉपुलर फिजॉर्ड्स जो है वो ग्लेशियल वैलीज है. ग्लेशियल मतलब ग्लेशियर्स जब बहते हैं तो अपने बहाव के साथ जब वो बहते हैं तो वो उस जमीन को इरोड करते हुए आगे बहते हैं. तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि ड्यू टू इरोजन यू शेप्ड वैलीज फॉर्म होती है, राइट. तो जब ये यू शेप्ड वैलीज फॉर्म होती है तो फिजॉर्ड्स वो होते हैं कि वो थोड़े से नैरो होते हैं और लॉन्ग होते हैं फिजॉर्ड्स. और जब ये ग्लेशियर जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे ग्लेशियर था और ये अपने मतलब इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, इसका जो बर्फ है वो पिघल के नीचे जा रहा है, और इवन ग्लेशियर इज आल्सो गोइंग डाउनवर्ड्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी के बहाव के साथ यहाँ पे इरोजन हो रहा है. ओके, इरोजन हो रहा है, और मान लीजिए कि यहाँ पे सी वाटर है. तो विद टाइम जब ये पानी ग्लेशियर का बर्फ खत्म हो गया तो ग्लेशियर जो है वो रिसीड होने लगेगा.
रिसीड होने लगेगा, और ड्यू टू इरोजन यहाँ पे जो एक नैरो यू शेप्ड वैली तैयार हुई है उसके अंदर जो है वो सी वाटर अगर जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक नैरो लॉन्ग यू, यहाँ पे इस तरीके से एक यू शेप्ड वैली तैयार हुई है और यहाँ पे ओशनिक वाटर प्रेजेंट है। तो जब ये ग्लेशियर जो है वो एक जगह पे रुक गया, रिसीड हो गया, पीछे ग्लेशियर का जो पानी है वो मेल्ट होना बंद हो गया, तो यहाँ पे बट ड्यू टू इरोजनल एक्टिविटी यहाँ पे यू शेप वैली ऑलरेडी बनी हुई थी, तो विद टाइम क्या होता है कि सी वाटर जो है वो इसके अंदर जाने लगता है। एंड व्हेन सी वाटर एंटर्स दिस फिजॉर्ड्स, दैट इज व्हेन सी वाटर एंटर्स दिस नैरो एंड यू शेप्ड लॉन्ग ग्लेशियल वैलीज, then the fjords are formed. Okay, so this concept you can find it in NCERT. और ये जो fjords है इनको हम लोग जो fjords है इनको हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका ग्लेशियल fjords, दूसरा टेक्टोनिक fjords और तीसरा है fjords। ओके, काफी इजी है याद करना। देखो fjords जब मैंने एक्सप्लेन करके बताया तो ग्लेशियल fjords हमने ऑलरेडी कवर किया। ग्लेशियर की वजह से, ग्लेशियल इरोजन की वजह से fjords तैयार, मतलब लॉन्ग यू शेप वैलीज जो है वो तैयार हुई और उसके अंदर ओशनिक वाटर जो है वो एंटर किया, तब वो fjords बने। ओशनिक वाटर भी हो सकता है और ग्लेशियर्स का वाटर भी हो सकता है जो किसी और वाटर बॉडी के साथ मिल रहा है। देन द टेक्टोनिक fjords जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से होता है, कि जैसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज हम देखें कि जब 2 प्लेट्स जो है वो मूव होती है, व्हेन 2 प्लेट्स आर मूविंग, राइट, देन व्हेन 2 प्लेट्स आर सपोज देयर आर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, सो वहां पे भी एक fjord बन सकता है। तो वो काफी लाइक रेयर केसेस है, बट यस टेक्टोनिक fjords आर आल्सो देयर ऑन द अर्थ। देन fjords, तो यहाँ पे fjord है और एक fjords होते हैं। fjords वो होते हैं कि बिकॉज fjords जो होते हैं वो नैरो वैलीज होती है, नैरो यू शेप्ड वैलीज होती है और लॉन्ग होती है। जो fjords होते हैं वो उनके जो होती है वो थोड़ी शैलो होती है। fjords की जो वैलीज होती है वो थोड़ी डीप होती है। fjords की जो वैलीज होती है वो थोड़ी नैरो भी होती है और सॉरी वो थोड़ी ब्रॉड भी होती है और शैलो भी होती है, उनको fjords बोला जाता है। ठीक है, अभी मेजर लोकेशंस देखते हैं कि मेजर लोकेशंस कौन से हैं। नॉर्वेन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पता है, वहाँ पे ग्लेशियर्स जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। नॉर्वे में नॉर्वे लोग जाते हैं fjords देखने के लिए, काफी अच्छे पिक्चर्स की ब्यूटीफुल लैंडस्केप वहाँ पे है fjords, तो नॉर्वेन fjords दुनिया में काफी फेमस है। देन न्यूजीलैंड में एक डिफरेंट इंटरेस्टिंग नाम है, डाउटफुल साउंड करके fjord है। तो ये भी काफी फेमस है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, व्हाई डू दे कंस्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चर्स्क एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इसका आंसर काफी ऑब्वियस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे fjords हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं मोस्टली, यहाँ पे वहां पे या तो ग्लेशियल वैलीज होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वहां पे एम्पल अमाउंट ऑफ वेजिटेशन होता है, बर्फ होती है, क्लियर वाटर, क्लियर एंड क्रिस्टलाइन वाटर होता है वहां पे। देन यू कैन फाइंड लाइक वेयर fjords are there, you can find that वहाँ पे वाटरफॉल्स काफी एम्पल अमाउंट में होते हैं। देन रॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है, सम रॉक्स आर इरोडेड, देन वहाँ पे आप काफी
एक वाटर बॉडी दूसरी वाटर बॉडी से मिल रही है जहाँ पे, तो एक काफी पिक्चर्स क्यों जो है वो लैंडस्केप होता है वहाँ पे। सो दैट इज द रीजन। आप रीजंस में काफी अच्छे बता सकते हैं रीजंस, जैसे कि फिजॉर्ड्स जो है वो काफी रिमोट एंड आइसोलेटेड एरियाज में होते हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ होता है, तो काफी ओरिजिनल नेचुरल जो है हमें वहाँ पे यू कैन सी द बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होती है उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में। अनइंटरवेंटेड डेवलपमेंट होता है तो इट्स होल ब्यूटीफुल सिनेरियोस क्रिएट होते हैं। सनराइज सनसेट, यू कैन सी सनराइज एंड सनसेट in a clear water in that region. Okay, so this was all about this question. Conclusion में आप लिख सकते हो कि fjords जो है वो काफी एक remarkable geographical formations होती है, जो एक complex structure है because of not only because of erosion but geological formations, hydrological processes, glacier, a lot of hydrological processes are also involved in the formation of fjords. Okay, अभी next question देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है और पुरवैया सबसे फेमस हो गया है जब से ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आए हैं। Why is the southwest monsoon called Purvaiya, easterly in Bhojpur region? How has this directional seasonal wind system influenced the cultural ethos of the region? Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आंसर लिखने के लिए आपको साउथ वेस्ट मानसून कब आता है, कहाँ से आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। देन यू मस्ट नो अबाउट दी topographical features of the India to answer this question of the Bhojpur region specifically. तो एक बार मैप देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं इसका आंसर। सी ये मैप साउथ वेस्ट मानसून हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो व्हेनेवर साउथ वेस्ट मानसून कम्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जो हमारे एनसीईआरटी में भी लिखा है कि एक जो है वो अरेबियन सी का जाता है इस डायरेक्शन में और एक जो है वो बे ऑफ बंगाल का डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो देखो दो ब्रांचेस होती है हमारी साउथ वेस्ट मानसून की, कि जो एक अरेबियन सी का ब्रांच है और एक बे ऑफ बंगाल का ब्रांच है। तो यहाँ पे ये अरावकन ह्यूमस, जस्ट वन सेकेंड, अरावकन ह्यूमस जो है इस साइड में, तो जब ये बे ऑफ बंगाल का एक ब्रांच साउथ वेस्ट मानसून को जाता है, अरावकन ह्यूमस से टकराकर इट रिवर्ट्स इन दिस डायरेक्शन। तो आपका जो भोजपुर रीजन है वो यहाँ पे है, राइट, जिसको पूर्वी लाइक ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार भी उसको बोला जाता है। तो ऑब्वियसली साउथ वेस्ट मानसून इज कमिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट, बट ड्यू टू हिमालयन रेंजेस और यहाँ पे हिमालयन रेंजेस एंड देन अराकन योमा, तो उसका डायरेक्शन जो है टू एंटर इन दिस भोजपुर रीजन इट बिकम्स फ्रॉम ईस्टर्न साइड, और ईस्टर्न को हम लोग उस लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पुरवैया। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पुरवैया। सो दिस इज द रीजन साउथ वेस्ट मानसून इज कॉल्ड पुरवैया इन भोजपुर रीजन। How has this directional seasonal wind system influenced the cultural ethos of the region? Okay, this is a well-known fact that southwest monsoon not only in Bhojpur region but overall India में southwest monsoon जब आता है तो हम लोग कुछ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरीके से भोजपुर रीजन में भी कुछ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, जैसे पुरवैया, एक हिंदी इसमें गाना भी है पुरवैया, चुपके चुपके चल रही पुरवैया। तो पुरवैया जो है ये काफी यूज होता है लोकल लैंग्वेज में और गानों में भी यूज होता है। तो जब मॉनसून आता है तो वो एक हार्वेस्टिंग सीजन होता है
एग्रीकल्चर, मतलब जो लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए जो है वो एक हार्वेस्टिंग सीजन होता है। देन तीज और सावन जो फेस्टिवल्स है वो मनाए जाते हैं भोजपुर रीजन में। अगेन फोक सॉन्ग्स सच एज कजरी काफी फेमस है। कजरी मीन्स समथिंग रिलेटेड टू ब्लैक, और जो मॉनसून के जो बादल होते हैं वो काले होते हैं, तो कजरी सॉन्ग्स भी काफी फेमस है। देन इफ यू टॉक अबाउट द क्यूजिन, तो पकोड़े, स्पाइसी पकोड़े उस सीजन में खाए जाते हैं, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके, तो 150 वर्ड्स में आपको, इफ यू आर फ्रॉम भोजपुरी रीजन, इफ यू नो मोर अबाउट द फेस्टिवल्स, then you can write about the festivals and the overall influence of, see, monsoon is influencing everything. आपका हार्वेस्टिंग सीजन उस टाइम पे आएगा, देन आपकी इकोनॉमी, इफ द इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द मानसून, देन एवरीथिंग इज डिपेंडेंट, फ्रॉम फूड, क्लोथ्स टू एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दैट particular event. Okay, so let us discuss next question now. Comment on the resource potentials of the long coastline of India and highlight the status of natural hazard preparedness in these areas. This question is for 15 marks और आपको लिखना है 250 words में। तो इसमें बात की जा रही है रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं जो आपको हमेशा पता होने चाहिए जब आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते हो या जब एनसीईआरटी रीड कर रहे हो। तो उस टाइम पे हमें ऑब्वियसली लाइक ज्योग्राफी में कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते ही है, बट कुछ फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे हमारा आंसर जो है वो इनरिच हो सकता है। तो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, हमें कमेंट करना है ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, टू कमेंट सच एज कि इंडिया का कोस्ट लाइन जो है वो इट इज 7,500 किलोमीटर्स जितना लॉन्ग माना जाता है। देखते हैं मैप में, देखते हैं। ओके, तो एज वी नो कि जो कोस्ट लाइन है, तो कोस्ट लाइन का अपना अलग रिसोर्सेज होते हैं। जैसे जो पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज में रहते हैं, दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन फिशरी, ऑल दी एक्टिविटीज रिलेटेड टू पीसी कल्चर और फिशरीज, और उनको न्यूट्रिशन भी जो है वो वहीं से मिलता है। बिकॉज मोस्टली जो कोस्ट लाइन वाला एरिया होता है वो उसका सॉइल जो है वो सैंडी सॉइल होता है, और इवन वाटर अवेलेबिलिटी, जो वाटर सी वाटर होता है वो सी वाटर जो होता है वो सॉल्टी वाटर होता है। तो अगेन मतलब ओशन में एम्पल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं, जिस वजह से डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिशेस जो है वो इजीली कैच कर सकते हैं जो लोकल्स हैं वहाँ से। ओके, तो फर्स्ट तो आप मरीन रिसोर्सेज के बारे में लिख सकते हो। देन सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिनरल रिसोर्सेज जो है अवेलेबल इंडिया के कोस्ट लाइन में। ओके, सो इफ यू लुक एट द मिनरल रिसोर्सेज, जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, और दूसरे सैंड मिनरल्स है जैसे इलिमनाइट, रूटाइल। लाइमस्टोन और सिलिका जैसे मेजरली गुजरात वाले कोस्ट लाइन के रीजन में मिलता है। देन इलिमनाइट और रूटाइल जो है वो तमिलनाडु के कोस्ट पे मेजरली मिलता है। देन रिसेंटली देर पॉलीमेटेलिक नूडल्स जो है उसके रिगार्डिंग एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी। तो पॉलीमेटेलिक नूडल्स के जो होते हैं वो दे आर रिच रिसोर्सेज ऑफ मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, इस तरीके के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के वो दे कैन प्रोवाइड इन अ वेरी रिच अमाउंट। देन इंडिया का जो केरला कोस्ट है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ की जो मोनोजाइट सैंड है वहाँ इट कैन प्रोवाइड थोरियम रिसोर्सेज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी।
देन ऑन द कोस्टलाइन पेट्रोलियम एंड गैस एक्सट्रैक्शन भी होता है, ऑफशोर ड्रिलिंग जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा उसके बारे में आप लिख सकते हो। देन अगेन यू कैन टॉक अबाउट मरीन बायोडाइवर्सिटी इन दिस फर्स्ट पार्ट, बिकॉज मरीन बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रिच रिसोर्स। और आपको पता होगा कि कुछ फिश के स्पेसीज होती है या फिर मरीन वेजिटेशन जो होता है, जो मतलब कुछ प्लांट स्पेसीज ऐसे होते हैं कि जो शैलो सी सरफेस के ऊपर ग्रो होती है। तो दे आर यूज्ड इन, दे कैन बी यूज्ड इन मेडिसिन ऑल्सो, मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। देन फिश ऑयल जो है वो सर्टेन फिश स्पेसीज का फिश ऑयल जो है वो मतलब काफी अच्छा न्यूट्रिशियस रिसोर्स माना जाता है। Okay, then if we like after completing the first part, second part highlight the status of natural hazard preparedness in these areas। तो ये इस क्वेश्चन में दो चीजें स्पेशली you are expected to answer। First is कि your knowledge about India's coastline and potential resources available in that area, and the second is about natural hazard preparedness। तो which type of natural hazards can occur on the coastline? जैसे कि आपने न्यूज में हमेशा सुना होगा कि जो ये ईस्टर्न कोस्टलाइन है इट इज मोर प्रोन टू साइक्लोन्स। ईस्टर्न कोस्टलाइन में साइक्लोन्स ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टलाइन। तो साइक्लोन इज अ वेरी कॉमन एंड मतलब one of the most disasters also in the past। there have been major impacts on the Orissa, especially Orissa coastline जो है वहाँ पे मतलब आप अगर रिकॉर्ड्स देखोगे कि जो कई बार साइक्लोन्स आते हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में डिवॉस्टेशन वहाँ पे हो चुका है। देन अनदर टाइप ऑफ नेचुरल हजार्ड विच कैन ऑकर इज सुनामीज। तो सुनामीज और साइक्लोन्स के लिए आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक टेक्नोलॉजी तैयार की है जिसका नाम है अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट साइक्लोन ऑफ सर्टेन इंटेंसिटी इज गोइंग टू हिट ऑन द पर्टिकुलर एरिया, या फिर सुनामी के बारे में भी हमें पहले से ही पता चल जाता है। तो व्हाट वी कैन डू, जो हमारी एनडीआरएफ टीम है वो पहले से ही लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर सकती है। देन फ्लड्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि साइक्लोन्स की वजह से एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, तो विच कैन कॉज फ्लड्स ऑल्सो। और फिर दूसरा एक फैक्टर है कि ओशनिक वाटर जो होता है इट कैन इंट्रूड इन द एरियाज वेयर पीपल आर लिविंग। तो फिर सिटीज में अगर बाढ़ का पानी घुस जाता है उस टाइम पे भी वो एक नेचुरल डिजास्टर के रूप में एक चैलेंज बन के हमारे सामने आता है। तो दोनों ही टाइप्स के डिजास्टर्स के लिए वी आर ट्राइंग टू फाइंड सम सॉल्यूशंस। और पहले जो है हमने एनडीआरएफ की टीम है तो वो लोकल्स को भी पहले से ही प्रोएक्टिवली वो मॉक ड्रिल्स करवाती है कि हमें किस तरीके से बचना है जब भी इस प्रकार की कोई नेचुरल हजार्ड मतलब नैसर्गिक आपदा जब आती है, तो हमें पहले से ही कैसे उसके लिए रेडी रहना है। देन recently there is a challenge of coastal erosion also because of global warming। sea level जो है वो rise हो रहा है, तो rising sea level is also eroding the coastal level, जिससे जो है वो पूरा एरिया का रिलीफ जो है रिलीफ स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यूसली अगर इरोड होता है तो उससे वहाँ के जो लोकल्स है उनका जो मतलब डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज है वो डिस्टर्ब होती है। अगर उनके ऑक्यूपेशंस उस पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंडेंट है तो वो डिस्टर्ब होते हैं। जैसे एक साइक्लोन आया था बिपरजॉय करके, तो बिपरजॉय साइक्लोन ऐसा माना जाता है कि काफी ज्यादा इंटेंस था वो साइक्लोन, बट सिंस हम लोग पहले से ही रेडी थे फॉर द साइक्लोन, तो हमने ऑलरेडी लोगों को जो मतलब इंटेंसिव जहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला था तो हमने वहां से लोगों को ऑलरेडी इवैक्यूएट कर दिया था।
अर्ली वार्निंग सिस्टम की मदद से और एनडीआरएफ की मदद से। देन स्टेट्स के लेवल पे एक डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम होती है, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होती है। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम आल्सो टीचेस टू द लोकल पीपल अबाउट इट। या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि लोकल्स जो होते हैं उनको हमेशा पता होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में या ये जो पर्टिकुलर कोस्ट लाइन है यहाँ पे कौन सा डिजास्टर आने वाला है। तो लोकल्स आल्सो कैन हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज उनको पहले से मतलब दे आर स्टेइंग देयर सिंस लॉन्ग पीरियड, तो उनको इन चैलेंजेस को टैकल कैसे करना है तो वो बहुत बार पता होता है, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करते हैं। तो दिस इज हाउ हम लोग जो डिजास्टर्स है उनको टैकल कर सकते हैं जो मेजरली इंडिया के कोस्ट लाइन पे आते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट दैट कि इंडिया हैज रिसोर्स पोटेंशियल in the coastal areas, but also this coastline at the same time is also more prone to cyclones and other extreme climatic events. ठीक है, तो इतना आप 250 वर्ड्स में लिख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट जो है वहां पे आपको रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे लॉन्ग कोस्ट इंडिया का जो कोस्ट लाइन है उसका रिसोर्सेज के बारे में मेंशन कर दिया। देन वी हैव मेंशन्ड अबाउट द नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस। और इसके अलावा हम लोग और कोई मेजर्स दे सकते हैं, लिख सकते हैं, सजेशंस लिख सकते हैं जो गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं लिए हैं। फॉर एग्जांपल के कोई एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, हम लोग एक मुखौटा करके एक बार एप्लीकेशन बनाई थी कि जिसमें अगर मान लीजिए कि कोई फिशरमैन है, वो इंडिया के जो सी 200 नॉटिकल माइल्स के क्रॉस करता है तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लोकल अथॉरिटीज को मिल जाती थी। तो इस तरीके के हम लोग कुछ एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मतलब बिल्डिंग्स, वहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्रीज है, बिल्डिंग्स है, तो उनको हम लोग इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि वो साइक्लोन को टैकल कर सके। मतलब रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना सकते हैं कि जो नेचुरल हजार्ड की वजह से ज्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट ना हो। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल for diversity of natural vegetation in India, assess the significance of wildlife sanctuaries in rainforest regions of India. Okay, तो ये जो क्वेश्चन है अगेन इट इज फॉर 15 मार्क्स और 250 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद डिस्कस करो, राइट। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेड दैट यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड देन डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। तो नेचुरल वेजिटेशन का डेफिनेशन क्या है, मतलब उसका कंसेप्ट क्या है कि सपोज मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज होती है तो उसको नेचुरल वेजिटेशन माना जाता है। नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि आपने खुद से प्लांटेशन नहीं किया है बट द स्पीसीज वर ग्रोन नेचुरली। ओके, तो क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज आप इंडिया का अगर इफ वी लुक एट द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, तो फिजियोग्राफिक डिविजन्स के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डिफरेंट वेजिटेशन पाया जाता है। कि जैसे मान लीजिए इफ यू गो टू हिमालयस, तो हिमालयस में डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, देन माउंटेन फॉरेस्ट भी है कि जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो काफी सुई की तरह होते हैं। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर उनके ऊपर बर्फ, मतलब वो नेचुरल अडेप्टेशन है कि बर्फ गिरती है तो बर्फ जो है वो पत्तों के ऊपर ना जम के वो नीचे बह जाती है। अगेन आप डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करेंगे या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है जो मतलब जो अपने पत्ते उनके कभी नहीं सूखते हैं, पूरे साल भर उनके पत्ते जो है वो ग्रीन होते हैं, तो वैसे फॉरेस्ट भी इंडिया में पाए जाते हैं।
आप अगर डेजर्ट एरिया में जाओगे तो आपको कुछ स्क्रब वेजिटेशन दिखेगा, देन जहाँ पे मतलब कैक्टस की तरह के प्लांट्स है जो जिनके पत्ते जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं, ताकि उनका जो मतलब उनके अंदर जो वाटर है वो इवोपरेट ना हो और सरफेस एरिया जो है वो भी मिनिमाइज हो जाए। तो इस तरीके के एडेप्टेशन हम लोग देखते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो अगर हम लोग इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आपको उसमें एक ब्रॉड व्यू देना है कि किस तरीके के नेचुरल वेजिटेशन जो है ऑल ओवर इंडिया में, कितना डिफरेंट मतलब डाइवर्स नेचुरल वेजिटेशन ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है। तो ऐसा भी मानते हैं कि इंडिया जो है वो फ्लोरल डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया जो है फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी मतलब जो प्लांट ऐसे प्लांट स्पेसिस जिनके ऊपर फूल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, तो उसमें इंडिया का रैंक जो है वो ग्लोबली 10th है और एशिया में 4th रैंक है। तो नेचुरल वेजिटेशन जो होता है इट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स, राइट। अब जब हम लोग ये बोलते हैं कि हमें ऐसे मतलब इंडिया में इतना डाइवर्स वेजिटेशन क्यों है, वाई डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि नेचुरल वेजिटेशन कौन से फैक्टर्स से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपने एनसीईआरटीज कभी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटीज में लिखा हुआ है कि एनसीईआरटीज में भी लिखा हुआ है, और जो ऑप्शनल के बच्चे होंगे उन्होंने तो काफी डिटेल में भी पढ़ा होगा कि कोई भी एरिया का नेचुरल वेजिटेशन जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड कैसा है वहाँ के, अगर मान लीजिए कि सॉइल फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पे वेजिटेशन मतलब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वहाँ पे मिनरल्स ही नहीं मिलेंगे, जो एडिक्वेट फैक्टर्स उनको जो चाहिए होंगे फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो वो नहीं मिल पाएंगे। तो लैंड कैसा है, सॉइल कैसी है वहाँ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मान लीजिए कि अगर प्लांट को सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर दिया, मतलब इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल, लेकिन अगर वहां का टेम्परेचर ही इतना ज्यादा है कि वो जो मॉइस्चर है वो इवोपरेट हो रहा है प्लांट को मिलने की जगह पे, मतलब प्लांट को काफी कम मिल पा रहा है, और वहां का मतलब ड्यू टू टेम्परेचर अगर इवोपरेट हो रहा है बहुत सारा वाटर, तो वो इट वोंट बी हेल्पिंग प्लांट टू ग्रो इन अ हेल्दियर वे। जैसे कि डेजर्ट एरियाज में होता है कि जितना अवेलेबल मॉइस्चर है उससे ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से मॉइस्चर जो है वो इवोपरेट होता है, उतना ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स को नहीं मिल पाता है। देन अगेन प्रेसिपिटेशन, कि मान लीजिए कि कहीं पे बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो वहां पे वाटर लॉगिंग हो सकता है, मतलब जितना प्लांट को चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट में जो है अगर वाटर अवेलेबल है तो क्या होगा कि प्लांट की जो रूट्स होती है तो दे डोंट ओनली रिक्वायर वाटर बट दे नीड ऑक्सीजन ऑल्सो। तो पोरोसिटी एक सॉइल की जो होती है ना, तो अगर सॉइल पोरस होती है तो वो क्या करती है कि प्लांट को वाटर भी प्रोवाइड करती है और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है प्लांट के रूट्स को। बट अगर वाटर लॉगिंग होता है तो वाटर लॉगिंग से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगा, तो वो रूट्स को नहीं मिल पाएगा। न्यूमेटोफोर्स का आपने एग्जांपल देखा होगा जो इसमें मैंग्रोव्स में पाए जाते हैं, क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसलिए प्लांट के रूट्स ने एक एडेप्टेशन कर लिया कि वो न्यूमेटोफोर्स जो है वो ऊपर की तरफ मतलब ग्रो किए होते हैं, अगर आपने कभी मैंग्रोव्स विजिट किए होंगे तो। देन सनलाइट और एल्टीट्यूड की वही बताया मैंने कि अगर हिली रीजन्स का जो अगर आप टॉप कुछ एक सर्टेन हाइट के बाद देखोगे तो वहां पे वेजिटेशन अलग होता है, और जो बॉटम एरियाज में जो वेजिटेशन होता है वो अलग होता है। जैसे कि हिमालयाज में आप अगर जाओगे तो जो ट्रॉपिकल मतलब डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो लोअर हिमालयाज मतलब बॉटम में है, माउंटेन के बॉटम में डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, जहाँ पे टीक और साल की तरह प्लांट स्पेसीज मिलती है। और वही हिमालयाज में अगर आप आफ्टर सर्टेन हाइट मतलब टॉप आफ्टर मतलब अगर आप ज्यादा हाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको चीर देवदार की तरह पेड़ दिखेंगे, जो जिनके पत्तों का स्ट्रक्चर और पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली अलग होगा। ठीक है,
तो इंडिया में जो है, अगर आप एग्जाम्पल के बेसिस पे ये सेम कंसेप्ट आप एक्सप्लेन करना चाहोगे, तो हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है वेस्टर्न घाट्स में। अगर आप जाओगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हिमालयस में भी है, जहाँ जहाँ पे ट्रॉपिकल वेट रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बारिश जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में हो रही है पूरे साल भर, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपने देखा होगा कि पत्ते जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो वेजिटेशन है वहाँ पे पत्ते जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड इसलिए होते हैं ताकि मतलब इट इज प्रोवाइडिंग मोर सरफेस एरिया फॉर द इवोपरेशन, क्योंकि प्लांट्स को वाटर ज्यादा अवेलेबल है, तो इसलिए वो थोड़े ब्रॉड होते हैं। देन टेम्परेट फॉरेस्ट भी है हिमालयस में, जहाँ पे थोड़ा मतलब थोड़े दिन के लिए बारिश होती है, देन उसके बाद नहीं होती है। तो टेम्परेट फॉरेस्ट के पत्ते जो होते हैं तो वो कुछ दिनों में अपने पत्ते जो है वो गिरते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। देन थॉर्न फॉरेस्ट भी है डेजर्ट्स में, जिनके जो ऐसे प्लांट्स जिनके पत्ते जो है वो सुई नुमा होते हैं, मतलब प्लांट्स जो है वो अपने आप को इस तरीके से डॉट करते हैं कि जो इवोपरेशन है वो कम हो, सरफेस एरिया जो कम एक्सपोज होगा। तो क्योंकि वहां पे क्या है, वाटर अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सनलाइट बहुत ज्यादा है और ह्यूमिडिटी कम है वहां पे। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। इसके बाद हमें सेकंड पार्ट को एड्रेस करना है, जिसमें लिखा है कि एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो हमें रेन फॉरेस्ट रीजन्स में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जो है उनका सिग्निफिकेंस बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के बारे में लिखेंगे तो पता ही है कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज ऐसी जगह पे ही बनती है जो एरियाज वल्नरेबल है फॉर द एक्सप्लॉयटेशन, और जहाँ पे प्लांट स्पेसीज जो है, इवन एनिमल स्पेसीज जो है, सो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। और या तो उनको कंजर्व करने के लिए, जहाँ पे मतलब मान लीजिए कि नंबर कम होते जा रहा है सर्टेन नंबर ऑफ स्पेसीज का, तो वहीं पे हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो बनाते हैं। तो रेन फॉरेस्ट रीजन्स में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और इवन जब एक क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम भी नहीं था तब भी पुराने जमाने में राजा महाराजाओं ने कुछ ऐसे एरियाज बना के रखे थे जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो अभी थोड़ा मॉडर्न कंसेप्ट है, बट तब पुराने जमाने में भी ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस होते थे कि पर्टिकुलर एरिया जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अपना नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स, जहाँ पे काफी रिच अमाउंट, मतलब रिच क्या बोल सकते हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे, तो वो एरियाज जो है वो ह्यूमन इंट्रूजन की वजह से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और वाटर कंजर्वेशन आजकल इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, की कुछ एरियाज में जो है स्टिल वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, इसलिए फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स है दे आर इंट्रूडिंग इन ह्यूमन हैबिटेशंस। तो वाटर कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जो है इसमें मेजर रोल प्ले कर सकती है। हम लोग यहाँ पे मैन मेड रिजर्वॉयर्स भी बना सकते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में, जो कि वहां पे रहने वाले एनिमल्स को और प्लांट स्पेसीज को अवेलेबल करे और वाटर अवेलेबल करे, और वहां का जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ मतलब यू कैन से कि वाटर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दोनों के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन के लिए ऑब्वियसली जो ये एरियाज होते हैं वाइल्ड लाइफ के, तो यहाँ पे सॉइल जो है वो काफी अनडिस्टर्ब्ड होती है। अगेन
यहाँ पे जो है जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं जब नीचे गिरते हैं तो वो फिर डिकम्पोज होते हैं। दैट इज हाउ मिनरल्स आर अवेलेबल टू, मतलब उसी तरीके से मतलब नेचुरल एक फर्टिलाइजर जो है वहाँ की सॉइल को मिलता है। तो अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं तो इट विल कंजर्व दी सॉइल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल का इस तरीके से कंजर्व हो सकता है। उसके बाद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एक्सेस CO2 की वजह से, अगर ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होंगे तो उतना ज्यादा क्लाइमेट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन जो वहाँ की ट्राइब्स होती है उनके कुछ बिलीव्स होते हैं, वो कुछ प्लांट स्पीसीज को सैक्रेड मानते हैं, या कुछ फॉरेस्ट में कुछ जगह ऐसी होती है जिनको सैक्रेड माना जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ट्राइब्स का भी जो कल्चर है उसको भी सिक्योर कर सकते हैं और उनके नॉलेज को भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज जो ट्राइब्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ट्राइबल्स को कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, मतलब दे कैन एक्सेस दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वी कैन यूज ट्राइबल्स नॉलेज फॉर नोइंग दी फॉरेस्ट प्लांट स्पेसिस जिसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, तो उनके यूजेस के बारे में जो है वो ट्राइब्स को ज्यादा पता होता है। तो वहां से हमें पता ज्यादा, मतलब दे कैन हेल्प इन द रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग। देन इको टूरिज्म के बेनिफिट्स है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के। देन द बायोकल्चरल डाइवर्सिटी जो है इससे हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। तो इतने मतलब 5-6 पॉइंट्स आर इनफ आई गेस। यू कैन गिव सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो, जैसे आप कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एग्जांपल्स भी दे सकते हैं जो कोई स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए डिक्लेयर कर दी गई होगी ऐसे, या बर्ड स्पेसीज के लिए कोई डिक्लेयर की गई होगी। ओके। और एक्चुअली जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है, मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि कोई वहां से आपको फैक्ट मतलब लोकेशन के बारे में ही जानना है, या मतलब यहाँ पे कौन सी रिवर पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कौन सी रिवर जा रही है, ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट न्यूज़पेपर में एक आता है कि आर्टिकल्स आते हैं कि किस तरीके से कोई पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके भी रिपोर्ट्स आते हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट ने कोई मेजर्स लिए होंगे अलग से टू प्रिजर्व दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो जो आते हैं तो वो पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। और दैट इज हाउ यू कैन इंटीग्रेट योर न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स विद द मेंस क्वेश्चंस। ओके, तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did human development fail to keep pace with economic development in India? तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज हम लोग हर दिन न्यूज में पढ़ते हैं कि इंडिया बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। बट क्या कभी आपने देखा है कि गांव में एक जो इंसान है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, जो अर्बन एरियाज में रहता है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है? हाउ मच डिस्पैरिटी और हाउ मच गैप इज देयर बिटवीन द पुअरेस्ट पर्सन, पुअरेस्ट क्या, आप मिडिल क्लास पर्सन के लाइफस्टाइल को देख लीजिए और जो रिच पर्सन होगा उसके लाइफस्टाइल को देख लीजिए, तो कितना डिफरेंस है। और इट इज नॉट ओनली अबाउट लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट कि कितना मतलब हाउ मच पर्सन इज अर्निंग और कितना, बट इट इज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल्सो, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक पर्सन को कितना मिल रहा है, उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। तो ये सब चीजें हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। सेम क्वेश्चन पे ऐसे भी आ सकता है, प्रीवियसली कुछ ऐसे के टॉपिक्स है जो हम लोग इस क्वेश्चन से जो कंटेंट होगा वो डायरेक्टली रिलेट होगा। तो आप इसके इंट्रो में आप मेंशन कर सकते हो, सर्टेन फैक्ट्स हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं, या तो जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है
वाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो कुछ फैक्ट्स होंगे, जैसे अभी ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था कि पर कैपिटा इनकम जो है वो 98,374 इतना इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। बट आप अगर देखोगे एक्चुअल में तो लोगों को पूरे साल में 1 लाख रुपीस भी नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत वेरिएशन है। ये तो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेशन का मेथड है, इसकी वजह से ये इतना आया है, ठीक है। तो अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ है बट अप टू ओनली सर्टेन एक्सटेंट। इसमें मेजर ये फैक्टर है कि जो शायद 1% रिचेस्ट पीपल है इंडिया में, जो 1% रिचेस्ट लोग जो है उनके पास मिडिल क्लास जो लोग होंगे, मतलब इंडिया में 40% अराउंड जो माना जाता है, उनसे भी ज्यादा वेल्थ है जो टॉप 1% लोग हैं इन टर्म्स ऑफ मतलब वेल्थ। ओके, इसके बाद हम लोग जो है इनकम इनइक्वालिटी इंडेक्स भी इनकम इनइक्वालिटी इंडेक्स का भी रेफरेंस दे सकते हैं। वी विल कम टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑल्सो, बट फर्स्ट लेट अस गिव सम references which is asserting that yes इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो फैक्ट्स है इंडिया के वो कैसे हैं। ओके, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में हम लोग बता सकते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बता सकते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन ये असर्ट कर रहा है कि व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है और ह्यूमन डेवलपमेंट कम हो रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो सेट किए हुए हैं कि एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, वो सब पैरामीटर्स के बारे की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कम है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और इस चीज को जस्टिफाई करने वाले फैक्ट्स हमारे पास है। अगर हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अगर बात करें या अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें, इनकम इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 123 आउट ऑफ 161 है, जो काफी कम है। और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है अगर हम लोग इसकी बात करें तो इंडिया का रैंक जो है, जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, जो छोटी छोटी कंट्रीज है, उनसे कहीं कम है। मतलब श्रीलंका हमसे 73rd में आता है, मतलब हमारा जो रैंक है इंडिया का 132 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो लास्ट 22 की है। देन चाइना का 79th है, बांग्लादेश का हमसे भी ज्यादा है 129। तो हम लोग काफी पीछे हैं इन कंट्रीज से भी, और अगर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें उससे भी। तो ऐसे क्या फैक्टर्स है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये बताएंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स है कि जिससे जो है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इट इज लैगिंग बिहाइंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट, अर्बन रूरल एरियाज जो है, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तक, तो वो कितनी ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा उनमें डिस्पैरिटी है कि आप अगर अर्बन एरियाज के स्कूल देख लोगे और रूरल एरियाज के स्कूल देख लोगे, अर्बन एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां की वो कितनी ज्यादा, मतलब अर्बन एरियाज में कितनी ज्यादा अच्छी है और रूरल एरियाज में कितनी ज्यादा कम है। तो वो एक अर्बन रूरल गैप जो है वो है हमारे कंट्री में। आप अगर शहरों में पढ़े हुए बच्चे और रूरल एरियाज में पढ़े हुए बच्चे, उनका एक्सेंट देख लो कि कैसा है, उनके पर्सनालिटी देख लो, कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है, और रूरल एरियाज के बच्चों में कॉन्फिडेंस कितना कम है स्कूल्स में। तो ये सब चीजों की वजह से अब सेम जो पॉपुलेशन है, सेम एक जनरेशन के जो लोग हैं, अगर कोई बच्चा 4th स्टैंडर्ड में अर्बन एरिया में है, अगर कोई रूरल एरिया में है, जब वो आगे व्हेन दे कम्पीट फॉर सम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो कहीं ना कहीं जो रूरल एरिया का बच्चा होता है वो पीछे रह जाता है।
देन देयर इज अ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एज वेल, कि हमारा जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हमारी इकोनॉमी में जो सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर। तो बट आप अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देखोगे तो एग्रीकल्चर का पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है इन्वॉल्व, मतलब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है, और फिर सर्विस सेक्टर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें बहुत कम हमारे जो पॉपुलेशन है वो एंगेज्ड है। देन इनफॉर्मल जॉब्स बहुत ज्यादा है इंडिया में, आप अगर मतलब ऑलमोस्ट 90% एम्प्लॉयमेंट इज इनफॉर्मल इन इंडिया। तो वो एक इशू है कि बिकॉज इनफॉर्मल जॉब्स में क्या होता है कि आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, जितने दिन काम करोगे उतने दिन वेतन मिलेगा, ऐसे कोई वहाँ पे कंपलसरी किसी को छुट्टी मिलेगी ऐसा नहीं होता है, और दिन भर कितनी मेहनत करोगे, कितनी मेहनत के लिए कितना पैसा मिलना चाहिए, ये सब भी मतलब एक्सप्लॉयटेशन जो है उस पर्टिकुलर पुअर पॉपुलेशन का वो भी पॉसिबल है। देन नेक्स्ट अगर आप बात करोगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर आप बात करोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ऐसे इक्वली नहीं हुआ है। कुछ एरियाज में बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन नियर बाई अर्बन एरियाज, नियर बाई दोज एरियाज वेयर रूट कनेक्टिविटी इज रियली गुड, जहाँ पे पॉपुलेशन एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट है विच कैन वर्क एज अ लेबर, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। बट रूरल एरियाज में देन ये अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाती है। ओके, देन अगेन कुछ सोशल फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है जिनकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। सॉरी, सोशल फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नंबर्स तो दिखते हैं बट स्टिल वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नहीं है अवेलेबल। फॉर एग्जांपल जेंडर बायसेस जो है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक लड़के को और एक लड़की को जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है एजुकेशन से लेके या अपना चॉइसेस से, लाइफ के रिलेटेड चॉइसेस को लेके, इवन आप न्यूट्रिशन भी आप अगर कंसीडर करोगे, कुछ सोशल फैक्टर्स ऐसे हैं कि लड़कों को ज्यादा अच्छा खाना दिया जाता है, लड़कियों को कम अच्छा, मतलब उनको जो है वो हाउस होल्ड वर्क में एंगेज कर दिया जाता है। तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेम फैमिली अगर उनका मतलब आप कोई एक सेम फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए जो इकोनॉमिकली बहुत वेल्दी है, बट अगर वहीं वहां पे लड़का और लड़की को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ एक पर्सन का नहीं हो रहा है वहां पे। मतलब जो आप फीमेल्स को देख लीजिए, मेल्स को देख लीजिए, तो उनका डेवलपमेंट, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनके लिए हेल्थ की अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज, जॉब की अपॉर्चुनिटीज कितनी है, तो वो भी इसमें मैटर करता है। तो एक जेंडर इनइक्वालिटी जो है, जेंडर इनइक्वालिटी में भी काफी इंडिया का रैंक जो है वो कम है, 127। रूरल एरियाज में भी सेम प्रॉब्लम है। आप अर्बन और रूरल एरियाज में भी आप देखोगे तो जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो वहां पे भी है। अगर हम लोग वुमेन को एम्पावर करेंगे तो शायद वो अपने लिए खुद से अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट कर सकती है। ओके, सो दीज आर सम 7-8 पॉइंट्स, ओके, जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इट इज लैगिंग बिहाइंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Since this question is for 15 marks, so now we need to make some suggestions as well. Suggestions भी दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, sorry, मतलब we need to give suggestions यहाँ पे। What measures we can take? ओके, मेजर्स जो है इस तरीके की सिचुएशन में गवर्नमेंट का काफी ज्यादा मेजर रोल रहता है कि गवर्नमेंट जो है वो जो स्कीम्स जो है ऐसी इम्प्लीमेंट करे कि जो लास्ट पर्सन तक पहुंच सके इफेक्टिवली, और उनका बेनिफिट भी जो है वो काफी प्रोफाउंड वे में हो सके।
जैसे कि इन्वेस्ट इन एजुकेशन। हमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स है गांव में या शहरों में भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, तो उनके जो टीचर्स है वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो हम लोग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अर्लियर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं, जैसे आपको पता होगा नवोदय स्कूल्स, अगर आपको पता होगा, नवोदय में स्पेशली गांव से बच्चे आते हैं जो मतलब जिनका एक टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट लेके उनको फिर 12th स्टैंडर्ड तक जो है वो फ्री एजुकेशन और मतलब उनका स्टे वगैरह सब खाना वो सब गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। आपने कई एग्जांपल्स देखे होंगे कि कोई एक बहुत गरीब घर का लड़का है आईएएस बन गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो नवोदय स्कूल्स में पढ़ के फिर बच्चों ने अपना फ्यूचर जो है वो क्रिएट किया है। तो इन्वेस्ट इन एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। हेल्थ केयर एक्सेस, अगेन यहाँ पे एक रिसेंटली एकलव्य स्कूल्स स्पेसिफिकली ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेजरली जो जिनको माना जाता है उनके लिए एकलव्य स्कूल्स क्रिएट किए। तो वो भी इसी आइडिया पे, इनका भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। देन हेल्थ केयर एक्सेस, ये बहुत जरूरी है कि बचपन से लेके मतलब जब एक न्यूबॉर्न जो होता है बच्चा, तो उसको एम्पल न्यूट्रिशन मिले, उसकी मॉम उसकी मदर जो होती है उनको भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड केयर मिले। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो स्कीम्स लाई है, जैसे जननी सुरक्षा योजना है। तो हेल्थ केयर एक्सेस जो है अगेन सिर्फ यही नहीं होता है, न्यूबॉर्न्स के लिए नहीं होता है, बट जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि ओल्ड एज में एक्सेस भी मिले, रूरल एरियाज में भी एडिक्वेट एक्सेस मिले। जो छोटे छोटे मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए लोगों को ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल ना करे। क्रोनिक कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्थ को रिलेटेड, अगर वो ज्यादा दिनों तक सस्टेन रहते हैं तो एक जो इंसान होता है जो अपना प्रॉपर पोटेंशियल पे अगर इफ ही इज वर्किंग, तो अगर कोई क्रोनिक डिसीज होता है तो उससे उसका प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन हो सकता है। तो हेल्थ केयर एक्सेस इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम इनकम redistribution using progressive taxation। कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कंसेप्ट पता होगा ना, तो लाइक यू हैव टू टैक्स मोर टू दोज हु आर अर्निंग मोर, उस तरीके से, और गरीबों को कम टैक्स मिले। बट जनरली अभी क्या हो रहा है कि जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो तो सब लोग सेम ही पे करते हैं। ओनली इनकम टैक्स जो होता है उसमें भी काफी सारे लूप होल्स होते हैं कि उससे क्या मतलब गवर्नमेंट को जितना पैसा मिल रहा है, अगेन ड्यू टू करप्शन ऑल्सो, कि जितना पैसा मिल रहा है तो स्कीम्स में जितना इन्वेस्ट होता है वो उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है। एंड जो एक सिटीजन वहां पे प्रेजेंट है जिसको जरूरत है किसी गवर्नमेंट स्कीम्स की या किसी अगर उसको जरूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट की, उस केस में ड्यू टू अनअवेयरनेस या करप्शन ये सब चीजें कभी कभी अवेलेबल नहीं होते। तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स आल्सो, ये एक हम लोग मेजर ले सकते हैं इसमें। देन रूरल एरियाज में जो है वो डेवलपमेंट के मेजर्स लेने चाहिए। वहाँ की स्कूल्स को जो है देन जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स होती है, देन अगेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है रिसेंटली मेजरली वुमेन के द्वारा रन किए जाते हैं, तो उनको हम लोग एम्पावर कर सकते हैं। देन वी कैन डू स्किल इम्प्लीमेंटेशन। स्किल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इनकम बढ़ेगी तो पीपल कैन इन्वेस्ट इन देयर एजुकेशन एज वेल एज इन देयर हेल्थ। लेबर मार्केट रिफॉर्म्स की जरूरत है, बिकॉज काफी ज्यादा लाइक 90% ऑफ पॉपुलेशन अगर इनफॉर्मल जॉब्स में इन्वेस्टेड, इनफॉर्मल जॉब्स में अगर एंगेज है
तो इनफॉर्मल जॉब्स के लिए भी सोशल सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल हो पाए, इस तरीके के हमको मेजर्स लेने चाहिए. देन इफ यू हैव सर्टेन नंबर्स और जो आप जो मेजर्स ले रहे हो उसके लिए अगर वो एंडोर्स करते हैं वो फैक्ट्स आपके एक्सप्लेनेशंस को, तो अगेन यू कैन गेन मोर मार्क्स देन योर कंपटीटर इन दिस. बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चंस जो मतलब मोस्टली जनरलिस्टिक थे काफी. आपने अगर एनसीईआरटीज भी पढ़े होंगे तो भी आपको इसका आंसर आ जाएगा, बट आपका कंटेंट कितना एनरिच्ड है वो ज्यादा मैटर करता है. दैट विल हेल्प इन गेनिंग मोर मार्क्स इन दिस. Okay, so this was the last question of geography, and here our discussion ends. Thank you.